Hello everyone, this is lecture number 4. In this we will do some problems related to our chapter number 2nd, which is electrostatic and potential. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट 3 लेक्चर के अंदर हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी जो विच आर बेसिकली फ्रॉम दी एनसीईआरटी, नीट एंड जेईई। यहाँ से हमने प्रॉब्लम्स की थी। तो टुडे वी विल डू द सेम फॉर चैप्टर नंबर 2nd। सो लेट्स स्टार्ट एंड माय नेम इज राहुल पांचाल एंड यू आर वाचिंग इग्नाइट फिजिक्स। ओके, here is a brief introduction of the topics. So these are the topics we will discuss in the chapter number 2nd. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आता है, जो हमने वहां पे पढ़ा हुआ। पॉइंट चार्ज की वजह से आपका ये पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू KQ by R, R K is the 1 by 4 pi epsilon naught Q by R। ये पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आता है हमारा, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये वाली चीज भी हमने पढ़ी थी। वहां पे नीचे R स्क्वायर के फैक्टर के साथ वैरी करता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या रहता है बेटा जी, सेम रहता है, इक्विपोटेंशियल। तो हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि ये पोटेंशियल सरफेस के मतलब पास पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ठीक है। और क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हमेशा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस नहीं कर सकते एक दूसरे को। ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये बढ़िया बात है, इस पे क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। तो अगर एक चार्ज की वजह से वर्क एनर्जी निकालनी है, Q इनटू में पोटेंशियल निकाल लो, ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है। और अगर अलग बहुत सारे चार्जेस से निकालनी है तो पहला वर्क डन, दूसरा वर्क डन, तीसरा वर्क डन निकाल लो, फिर सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस टाइप से कंडक्टर की प्रॉपर्टी इस चैप्टर के अंदर पढ़ी होगी आपने। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाई नहीं कर सकती, ठीक है। और कंडक्टर से जो मतलब सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री होती है। ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D होती है। ये वाली चीजें निकलती कैसी है, और जब डाइलेक्ट्रिक ऐड करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाता है A एप्सिलॉन डिवाइड बाय में D, और यहाँ पे इसको चेंज करके नई चीजें निकाल सकते हैं। कॉम्बिनेशन एंड एनर्जी स्टोर्ड, कॉम्बिनेशन मतलब कि कैपेसिटर को ऐड किया, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा है, अगर ये है C1 C2 तो यहाँ पे फाइनल कैपेसिटेंस ऐसे निकलती थी, ठीक है। और अगर ये ऐसे है पैरेलल कॉम्बिनेशन तो C कैसे निकलती थी, C1 प्लस C2, ये इस टाइप से। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो ये सारी हाफ CV स्क्वायर, ये फार्मूला वहां से एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये सारी चीजें हैं कुछ एक हम जो चैप्टर 2nd के अंदर पढ़ते हैं। सो बेसिकली हम आज क्या करेंगे, आज हम इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। तो हमने ये सीरीज ही इसलिए स्टार्ट की गई है, बनाई ही इस तरीके से है कि इसमें सिर्फ हम प्रॉब्लम डिस्कस कर पाए। थ्योरेटिकल पोर्शन में मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले पढ़ा होगा तब जाके आप ये लेक्चर देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। ओके, here is your first question। पढ़िए क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट चार्ज, potential at a point due to a charge of 5 into 10 raised to power minus 7। My dear, क्या हुआ?
फर्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज ऑफ 5 into 10 raised to power minus 7 कूलम्ब लोकेटेड एट 10 सेंटीमीटर अवे। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसके अंदर पूछ रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, कितना है 5 into 10 raised to power minus 7 कूलम्ब, और यहां से 10 सेंटीमीटर पॉइंट पर P है, और यहां पर तुम्हें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल का पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वो क्या था, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। के की वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में चार्ज, चार्ज इसने दे रखा है 5 into 10 raised to power minus 7 डिवाइड बाय r। 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो मीटर में भी कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 का फैक्टर हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू हमें पता है पहले से ही, 9 into 10 raised to power 9 into में 5 into में 10 raised to power minus 7 डिवाइड बाय में इसको सोल्व करोगे तो 10 की पावर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 45 into में 10 raised to power, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 माइनस में 7, तो 45 into में 10 raised to power 3, और तो फाइनल तुम्हारा जो निकल के आएगा यहाँ से V इक्वल टू 4.5 लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने कम कर दिया, तो यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा, 10 raised to power 4 वोल्ट आ जाएगा बेटा, वोल्ट इसकी यूनिट। ये चीज़ें हमें पता है क्या, कहीं तो होगा, ये रहा, हाँ, C विल बी योर आंसर। ठीक है, नहीं सिंपल, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बेसिकली जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन क्या रखते हैं, आसान रखते हैं, तो आसान फिर मुश्किल, लास्ट में जाकर मुश्किल क्वेश्चन, क्योंकि ये फार्मूले वगैरह सारी चीजें तुम याद कर चुके होगे उस टाइम। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। In question number first, work done in bringing a charge of this from infinity to that point. Okay, अब की बार यहाँ पे चार्ज वो था ही, अब इसका आंसर क्या था भाई, ये निकल के आया 4.5 into 10 raised to power 4। तो इस हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि ये यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज था पॉजिटिव, और यहाँ पे हमने पोटेंशियल निकाला जो निकल के आया 4.5 into 10 raised to power 4। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कहीं इंफिनिटी से, बहुत दूर से एक चार्ज को लेके आइए, और एक चार्ज को लेके आओगे तो यहाँ पर काम कितना करना पड़ेगा, वर्क डन। तो अगर तुम्हें पोटेंशियल की डेफिनेशन का ही पता हो, वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इस चार्ज को यूनिट लाने में कितना टाइम लग रहा है, सॉरी वर्क लग रहा है पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, तुम्हारा पोटेंशियल निकलता है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो भाई, Q इनटू में V, तो चार्ज कितना था तुम्हारा, चार्ज अब की बार ये दे रखा इसने सामने वाले ने 4 इनटू में 10 raised to power -9, और पोटेंशियल हमने अभी निकाला ही था इस पॉइंट पे 4.5 इनटू में 10 raised to power 4, तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 9 इनटू में 18 इनटू में 10 raised to power 9 इनटू में 10 raised to power 4, तो 18 इनटू में 10 raised to power -5, हाँ, और ये हो जाएगा 1.8 इनटू में, अब ये मैंने कम कर दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा, तो ज़्यादा वैल्यू इसकी ऐसे बनेगी। ठीक है, तो वर्क डन है तो जूल में आंसर आएगा 1.8 इनटू 10 raised to power -4, ये यहाँ। ठीक है, नहीं है, तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे क्या चीज थी भाई, यहाँ पे एक चीज तो फार्मूला एक पॉइंट चार्ज की वजह से आया, एक तो KQ/R, ठीक है, और एक तुम्हारा वर्क डन क्या है, Q इनटू में V, ये चीज ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कुछ आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था KQ/R², और वहां पे तुम्हारा जो फोर्स होता था वो Q इनटू में E होता, क्यों, और ये देखो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है, वर्क डन स्केलर होता है, ये तो हमें पहले से ही पता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा, क्या ये तो पता है कि वर्क डन स्केलर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, इसे क्या कह रहे हैं।
Two point A and B are located in diametrically opposite direction of a point charge of this. Diametrically opposite, ठीक है. At a distance of 2 meter and 1 meter respectively, the potential difference between point A and B is. Okay. पहली बात तो ये कह रहा है भाई, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और डायमेट्रिकली अपोजिट है कहां से, ऑफ ए पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज ये रखा है, इसके रिस्पेक्ट में दोनों अपोजिट हैं डायमेट्रिकली. तो एक है 2 मीटर पे, एक है 1 मीटर पे. तो इसको मैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज मान लेता हूँ कितना, +2 माइक्रो कूलम. और ये यहाँ पे डिस्टेंस मेरी निकल के आ रही है कितनी, 2 मीटर, और ये मेरी डिस्टेंस निकल के आ रही है कितनी, 1 मीटर. इतनी सी बात है, ठीक है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. तो यहाँ पे वोल्टेज मान देते हैं 1 निकलता है, यहाँ पे वोल्टेज 2 निकलता है. तो तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे पूछ रहा है V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस. डिफरेंस तो ऐसे निकलेगा यार, ठीक है नहीं. तो V1 माइनस V2, यहाँ पे अब डायरेक्शन का तो कोई चक्कर ही नहीं है. यहाँ पे क्या लेना है, पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल V1 कितना निकलेगा, K Q बाय R1 माइनस K Q बाय R2. एक ही चार्ज की वजह से तो देख रहे हैं पोटेंशियल यहाँ पर, और जब यहाँ पे देखेंगे तो R2 लेना पड़ेगा, और जब यहाँ पे देखेंगे तो R1 लेना पड़ेगा. ठीक है, निकल लिए. K Q में मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. ठीक है, तो K कितना था भाई, K था 9 into 10 raised to power 9. Q कितना था, 2 into 10 raised to power minus 6, और 1 बाय R1. R1 कितना है 2, और 1 बाय R2 कितना है 1. तो हाफ माइनस 1 माइनस 1 बाय हाफ, तो इक्वल टू 9 into 10 raised to power 9 into में 2 into में 10 raised to power minus 6, और यहाँ पे कितना बचा माइनस हाफ. इस माइनस को मैं आगे लिख लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, और यहाँ पे 9 में से 6 गए, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 2. इसको काटोगे तो ऊपर क्या बचेगा, 9 बचेगा. तो तुम्हारा वोल्टेज डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, 9 into 10 raised to power 3 और माइनस. यानी कि है क्या, है एक ही ऑप्शन है जिसमें -9 into 10 raised to power 3 दिया हुआ है. कुछ नहीं करना. पहली बात तो इस डायमेट्रिकली लिखा हुआ है, इसका तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है. क्यों नहीं लेनी भाई, क्योंकि पोटेंशियल है. पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, और जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है उसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं. तो ठीक है, तो यहाँ पे निकाला और यहाँ पे निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा था तो सीधा मैंने माइनस करके निकाल दिया. फार्मूला मुझे पता ही था पॉइंट चार्ज की वजह से. हो पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए. The distance between H positive and Cl negative ion in a HCl molecule is this. Okay. The potential due to this dipole at a distance of 10 angstrom on the axis of the dipole. ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है भाई. कह रहा है HCl है. HCl क्या होता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. तो ये ऐसे बनेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज मतलब 1.6 10 raised to power minus 19 कूलम. यहाँ पे भी माइनस 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. ये चीज है यहाँ पर और यहाँ पर. अब बात करते हैं कि बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है उसने, वो दी है मुझे एंगस्ट्रॉम में 1.38 into 10 raised to power minus 10 मीटर. एंगस्ट्रॉम का मतलब मीटर ही होता है, 10 raised to power minus 10 होता है. ठीक है, आगे क्या बोला, अब बोला ये डाइपोल बन गया, बिल्कुल बन गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो इससे एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पॉइंट है, इस पॉइंट पर तुमसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है, और कितनी दूर, 10 एंगस्ट्रॉम.
कहा था बेटा कि ये इसके कंपैरिजन में क्या है, ये ज्यादा है, तो ज्यादा है तो तुम डाइपोल का सीधा वो वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो क्या था, V इज इक्वल टू K P बाई R स्क्वायर इनटू में cos थीटा। ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा डाइपोल होता है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे थीटा एंगल के ऊपर तुम्हें यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहा है, तो ये इस तरीके से भी तुम्हें निकाल सकते हो। तो इससे देखोगे तो cos थीटा एक्सिस पे पूछ रहा है, एक्सिस पे पूछ रहा है तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 0, cos 0 1, तो तुम्हारा पोटेंशियल आएगा Kp बाई R स्क्वायर, ठीक है। और इसको निकालोगे तो तुम निकालोगे K 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 P मतलब चार्ज इनटू में डिस्टेंस डिवाइड बाय R स्क्वायर, चार्ज इनटू में डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे निकालोगे 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू में चार्ज है भाई हमारा 1.6 10 रेज़ टू पावर -19, डिस्टेंस कितनी दी हुई है 1.38 10 रेज़ टू पावर -10 एंगस्ट्रॉम। R स्क्वायर, अब ये वाली R होती है, अब की बार ये एक्सिस पे है तो R कितना है 10 एंगस्ट्रॉम, तो 10 की पावर 10 गुणा 10 तो एंगस्ट्रॉम था, तो 10 की पावर -10 गुणा में क्योंकि स्केयर कर दिया ना बेटा मैंने उसका। तो अब अगर आगे मैं सोल्व करूं इस चीज को तो कितना निकल के आएगा, चलिए सोल्व कर देते हैं। पहले तो इसको लिख देता हूं मैं अलग से, ये मेरा क्या निकल के आएगा भैया, V इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.38 इंटू में क्या निकल के आएगा 10 की पावर 9 -19 -10, और जो नीचे थी ये कितनी थी 10 10 20 20 में से 2 माइनस हो गया, यहाँ पे कितना बच गया 18, ऊपर आके +18। हाँ तो चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर वाले को 1.6 इंटू 9 कितना आएगा भाई 14.4 क्या आ गया 14.4 इंटू 1.38 इंटू में 10 रेज़ टू पावर, इसको सोल्व कर देते हैं 18 और ये -1 रह गया, -1 को इसमें ऐड करेंगे तो -11 तो माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 14 को और 1.3 को ऐड कर देता हूँ मैं, वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको मैं अप्रोक्स अगर मैं निकालना चाहूँ 14 इंटू में 14, इसको मैं अगर 14 बनाना चाहूँ तो एक बार के लिए कितना होगा, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 14.4 इंटू में 13.8, तो ये बढ़ा दिया मैंने, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, ये वैल्यू बनेगी और 14, इसको अप्रोक्स में ऐसे मान 14 इंटू में 14 196 होता है, अप्रोक्स निकाल देता हूँ मैं, तो ये अराउंड 2 के आसपास आएगा, क्योंकि ज़्यादा था ना तो 2 के आसपास आएगा, तो 10 रेज़ टू पावर -3 है कुछ 2 के आसपास तो है, एक ये है एक ये है, तो -3 है, अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी भाई 2 के आसपास है तो 2 के आसपास थोड़ी 196 200 के आसपास आएगा, सॉरी 200 के आसपास आएगा। तो इसको जब आगे हम सोल्व करेंगे कहाँ लिखा जाए यही लिखते हैं, तो 200 के आसपास आएगा तो ये बन जाएगा 0.2 के आसपास, दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि 14 इंटू 196 लिखा ना, तो अगर 200 के आसपास इसका आंसर बनेगा, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा आसपास में आंसर यही आता है, फिट, ठीक है। क्योंकि देखोगे 0.2 आया, तुम्हारा मैक्सिमम इसके 0.196 कुछ आ जाता या 0.216 कुछ आ जाता था, तो आता तो इसके पास है, इसकी रेंज में कोई भी ऑप्शन हमारे पास है नहीं, और एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसकी मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ जाएगा, ठीक है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, कुछ नहीं दिया था, एक डाइपोल दिया था और यहाँ पे एक्सिस पे तुमसे क्या पूछ रहा था, पोटेंशियल पूछ रहा था, तो मैंने ये
पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट यूज किया, थीटा की वैल्यू कितनी पुट की, 0 पुट की, क्योंकि ये ऐसे नीचे आ जाएगा तो 0 एंगल बन जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट की तो थीटा 0 cos 0 1, ये फार्मूला बन गया, ये बन गया। एक चीज ध्यान रखना, ये उतार लिया, इसको उतार लो और फिर मैं आगे तुम्हें एक चीज और बता देता हूं। एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अगर देखोगे प्रोपोर्शनलिटी आर स्क्वायर यहाँ होती है और 1 बाय आर यहाँ होता है। लेकिन अगर डाइपोल की वजह से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल प्रोपोर्शनल होती है आर क्यूब के, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, एक एक पावर बढ़ जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट फार्मूला भी तुम्हें बता चुके हैं, पिछले भी बता चुके हैं, इसमें भी हो चुका है। चलो भाई इतना हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। पढ़िए, four points A, B, C and D are set at equal distances from the center of the dipole as shown. A, B, C and D, ठीक है। The magnitude of electrostatic potential A, B, C, D would be, ओके देखो भाई, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसने कहा कि यहाँ पे है ना दो चार्ज रखे हैं ए बी सी और डी, ये पॉइंट है, तो इन पर तुम्हें क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। ठीक है, अब देखो अब देखो इसकी यहाँ पे जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये क्या है, बहुत कम है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, लेकिन वो क्या होगा, कम होगा। समझे नहीं समझे, दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा ना, तो ये वाला V2 अगर मैं मान लूं P पॉजिटिव ज्यादा होगा और V नेगेटिव कम होगा, तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल निकल के आएगा। सेम केस यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास है तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास है तो ज्यादा पास है तो पॉजिटिव पोटेंशियल निकल के आएगा। बात करते हैं इसकी, ये यहाँ से सेम डिस्टेंस पर है, ये यहाँ से सेम डिस्टेंस पर है, तो जितना पोटेंशियल इसका उतना पोटेंशियल इसका, तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल उतना नेगेटिव पोटेंशियल, तो उतना क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सेम केस यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो अब देख लो क्या चीजें हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये दोनों क्या है, 0 है। बी और डी तो क्या होने चाहिए, सेम पोटेंशियल होने चाहिए, है कहां बी और डी, वेरी गुड, ऑप्शन में ही गड़बड़ी कर रखी है आज तो। बी और डी वाला तो ऑप्शन नहीं दिखा इसमें, मान इंसान। चलो बता देता हूं भाई, सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा ए पर, सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा ए पर, ठीक है। फिर पोटेंशियल किस पर होगा, बी और डी पर, पोटेंशियल बी जो कि बराबर होगा किसके, डी के, और उनसे भी नेगेटिव पोटेंशियल होगा किसका, सी का। दिस विल बी योर आंसर। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, कोई इक्वल इधर उधर रखना भूल चुका है वो, तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा वो यहाँ आएगा। मैग्नीट्यूड तो नहीं पूछ रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, अरे अच्छा ओके, अब रुक जाओ भाई, अब रुक जाओ, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। मान इंसान मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है,
अगर नेगेटिव पॉजिटिव लेके चलोगे तो बात चलेगी ये। अब देख लेते हैं हिसाब इसका किसका, मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं एक बार के लिए, इसको दूसरे तरीके से भी सोच लेते हैं। चलो अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड पे। देखो एक बात तो है, इसका और इसका, इस वाले में से ये माइनस होगा और यहाँ पर इस वाले में से ये माइनस होगा, तो ए और सी का तो इक्वल आना चाहिए, ए और सी का इक्वल आना चाहिए। कहाँ है ए और सी, तो यहाँ पर ए और सी इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो वही होगा भाई, पीछे वाला ही सीन रहेगा जो एस चीज है मैंने बताया है। अदरवाइज तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के केस में भी इनको साइन वो करने पड़ेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम है भैया, इसके अंदर ऑप्शन के अंदर कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है, लिखने में प्रॉब्लम हुई है। VA के ऊपर तुम्हारा सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल निकल के आएगा, VA पे नेगेटिव होगा तो ये सबसे कम होगा। ये यहाँ पर क्या पोटेंशियल आएंगे, यहाँ पर तुम्हारे जीरो पोटेंशियल आएंगे, तो VB बराबर होगा VD के, और वो किसके बराबर होगा, VC। चलो करें, आगे करते हैं। चलिए 6th क्वेश्चन पढ़िए। Two tiny spheres carrying a charges this and this are located at 40 centimeter apart. The potential at the midpoint of the line joining of the two charges. देखो भाई क्या कह रहे हैं, दो स्फीयर है, दो स्फीयर है, एक इधर है एक इधर है, इसके ऊपर चार्ज है 1.8 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर चार्ज है 2.8 माइक्रोकूलम, ये इस तरीके से। ठीक है, आर लोकेटेड एट 40 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो ये लोकेटेड कहाँ है, 40 सेंटीमीटर अपार्ट, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो दो चार्जेस को मिड पॉइंट पे जो है, तो मतलब कि यहाँ पर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पर लाइन जॉइनिंग, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, तो ठीक है यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। ये क्या होगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा चार्ज की वजह से, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा चार्ज की वजह से, तो V1 प्लस V2 आएगा। तो यहाँ पर भी R सेम है, यहाँ पर भी R सेम है। ठीक है, निकाल लेते हैं। फाइनल पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, दोनों का पॉजिटिव आएगा। तो K Q1 बाय R1 प्लस में K Q2 बाय R2 बराबर K आ जाएगा Q, और R1 और R2 क्या है, इक्वल है, तो उसको भी बाहर ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2, तो बराबर हो जाएगा 9 × 10 रेज़ टू पावर 9। R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस 2, और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.8 प्लस में Q2 की वैल्यू 2.8, तो 9 × 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू में ये कितना हो जाएगा, ठीक है क्या, 8 और 8 16, और 2 और 1 3 और 1 4, 4.6 डिवाइड बाय में 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 1। ओके, इसको सोल्व कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है भैया, जब इसको काटे तो पहले तो ये कटेगा तुम्हारा 2.3 पर आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 हो जाएगा, तो 9 इंटू में 2.3 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 10। ओके, तो ये हो जाएगा 22, 18, 18 और 2 20, गुणा में 10 की पावर 10 है क्या, हाँ ठीक है। इसको सोल्व करो, 2.07 इंटू इसको कम किया तो उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, 11, अरे 2.1 तो है लेकिन पावर को क्या गड़बड़ कर दी, माइक्रो। अच्छा, यहाँ पे माइक्रो है भैया जी,
तो माइक्रो है, ये चार्ज दिया है तो 10 की पावर -6 आएगा, यहाँ पे भी 10 की पावर -6 आएगा, और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा 10 की पावर -6 आएगा, तो यहाँ पे -6। इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये कितना बचा 4, और यहाँ पे इंक्रीज होकर यहाँ पे 20 था तो 2 पॉइंट समथिंग किया तो 5 हो गया, तो 2 इंटू में 10 रेज टू पावर 5 अप्रोक्सीमेट रिजल्ट तुम्हारा 2.1 सॉरी हो पाएगा। सिंपल था कि आपका इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल, दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई चक्कर है ही नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो भाई, क्या है? A cube of side x has a charge q at each of its vertices. The potential due to its array at the center of the cube is. कह रहा है एक क्यूब ऑफ साइड x, तो पहले तो एक क्यूब ही बना ले देते हैं, जो हमें कह रहा है वही काम कर देते। उसने कहा एक क्यूब है तो हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है। जिसकी साइड कितनी है x है तो हमने x बनाया, ओके। इसके वर्टिसेस पे चार्ज है तो हमने इसके वर्टिसेस पे चार्ज रखा, ठीक है। और द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, अब सेंटर में पोटेंशियल पूछ रहे हैं। अब ये देखो, सेंटर में पोटेंशियल पूछने के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, तुम्हें भाई ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से देखोगे, या फिर मैं अलग अलग से भी बना के दिखा सकता हूं तुम्हारा कि ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, और यहाँ वाली डिस्टेंस, यहाँ वाली डिस्टेंस, ये सारी क्या है, सेम है, क्योंकि सेंटर है ना। तो एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर में वर्टिसेस से जो डिस्टेंस होगी वो क्या आएगी, सारे सेंटर में से सेम आएगी, तो ये निकालनी पड़ेगी। अगर तुम्हें याद हो तो इसका जो ये डायगोनल होता था ना पूरा, ये जो पूरा डायगोनल होता था, इसको कैसे सोल्व करके दिखाएं तुम्हें। चलो ये x थी, और ये ट्रायंगल देख पा रहे हो क्या भाई, ये ट्रायंगल देख पा रहे हो, तो इस ट्रायंगल में ये तो है x, और ये क्या है, ये एक नीचे एक स्क्वायर था, उस स्क्वायर का डायगोनल है, तो स्क्वायर का डायगोनल है, पहले तो इस स्क्वायर के डायगोनल को निकाल लेते हैं। ये x था, ये भी x था, तो ये अंडर 2x बन गया, पाइथागोरस से निकाल सकते हो। तो नीचे वाला क्या बन गया, अंडर 2x, तो ये कितना बन गया, अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, और पूरे का अंडर तो हो जाएगा अंडर 3। ये तो इसका डायगोनल निकल के आएगा, ये तो r निकल गई तुम्हारे पास, कितनी है, अंडर 3x। बाकी ये है ना रिजल्ट बेटा, याद ही कर लो, इसका डायगोनल अंडर 3 होता है, और एक स्क्वायर का ये अंडर 2x होता है, ठीक है। तो बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से कितना होगा, kq/r, और सेम चार्ज है सारे के सारे, पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं हर जगह, तो r चार्जेस की वजह से सारा पोटेंशियल क्या निकलेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस ऐसे करते करते v8, तो टोटल सारे पोटेंशियल सेम है, तो 8 इंटू में v1 भी लिख सकता हूं, तो 8 इंटू में v1 क्या होगा, k इंटू में q/r, तो 8 इंटू में 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू दी नहीं, तो चार्ज नहीं निकालना हमसे। अरे चलो इसमें भी रुक जाओ, ऐसे ही खेल रहे थे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में q डिवाइड बाय r है। अब r क्या लिखोगे, r हमने निकाल रखी, क्या है, अंडर 3
√3 तो भाई ये पूरा डायगोनल आ गया, इसका मुझे क्या चाहिए, आधा चाहिए ना, तो √3/2 इनटू में x, ये बनेगा, ये आंसर होगा तुम्हारा। इसको सोल्व कर देते हैं, कीजिए, पहले इसको काट लेते हैं, इसको काटते हैं, ये क्या आ गया 2 और इसको काटोगे तो ऊपर क्या जाएगा 4, तो फाइनल जो तुम्हारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 4q डिवाइड बाय √3 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में x। ये चीज बनी इसको सोल्व करने के बाद। देखिए कहीं पर है क्या 4q √3 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ये रहा, और ये यहाँ पे की बजाय यहाँ पे आना चाहिए एप्सिलॉन नॉट, नीचे आएगा, ऊपर लिखा है, वाह महान इंसान, बढ़िया, ठीक है, तो नीचे आएगा। चलो भाई, तो मेन क्या था, एक क्यूब था, क्यूब के सेंटर में पोटेंशियल पूछ रहा था तुम्हें, सबका रेडियस तो क्या निकल गई, सेम निकलेगा डिस्टेंस, क्योंकि सिमेट्री प्रेजेंट हो गई ना वहां पे, तो सिमेट्री प्रेजेंट हो गई तो सेम आर निकलेगी, चार्ज भी सेम है, तो सीधा एक का निकाल दो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से मल्टीप्लाई करने के बाद निकल गया, छोटी मोटी कैलकुलेशन करें। ओके, नेक्स्ट, ये सीखना सबसे महाभारत का, टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। Hexagonal of side 8 cm has a charge 4 microcoulomb at each of its vertices। देखो भाई, एक हेक्सागोनल आ गया आपकी बात, रेगुलर हेक्सागोनल, ये लिखना चाहिए था इसको, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, रेगुलर हेक्सागोनल, चलो नहीं लिखा, कोई बात नहीं। 8 सेंटीमीटर, इसके यहाँ पे चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, तो इसके ये वाली रेडियस है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर चार्ज रखा है, ठीक है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल इज, तो यहाँ पर O पॉइंट मान लिया, VO पूछ रहा है, तो VO क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 चार्ज हैं, ये सारी क्या है, R है सेम, अगर R सेम है तो सीधा सीधा 1 की वजह से निकाल दूंगा, क्या होगा KQ/R, और 6 से मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब R और देखने का क्या है, R देखो भाई, ये क्या होती है, ये टोटल कितना था, टोटल 360, 6 से डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7, और ये 60 आ गया, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये 60 और ये भी कितना 60, तो तीनों एंगल इक्वल आ गए, तो तीनों साइड भी क्या है इक्वल, तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। ज्योमेट्री पे तुम्हें काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनती है ना बेटा, वो इस टाइप से बनती है, इक्विलेटरल बनती है, किसमें हेक्सागोनल के अंदर। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर साइड दे रखी है तो रेडियस भी कितनी निकल के आएगी, 8 सेंटीमीटर निकल के आएगी, तो आर निकल गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 9 गुणा में 10 की पावर 9 गुणा में चार्ज कितना था 4 इनटू में माइक्रो 10 की पावर -6, आर कितना 8 सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर -2। आगे सोल्व करते हैं। हाँ। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 6 इंटू में 9 54 इंटू में 4 इंटू में, अरे दे रुको काट लेते हैं ना, 2 ये काटोगे तो 3 27 गुणा 10 की पावर 9 प्लस ये 2 ऊपर वाला चला गया और माइनस में 6, तो ये आ गया तुम्हारा 27 27 10 रेज़ टू पावर माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, ठीक है 11 11 में से 6 गए 4 गए 5, तो 10 की पावर 5 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 निकल के आएगा, तो ये मैंने कम किया, तो उधर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है बच गए, ठीक है। तो ये फाइनल कुछ नहीं यार, सिंपल सी बात है, पॉइंट चार्ज के जैसे पोटेंशियल पूछा है और हर एक पॉइंट का पोटेंशियल है, तो उसको क्या कर दो ऐड कर दो, ऐड करना है सेम है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई उतारो इसको, फिर हम चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, the work done in carrying a charge q once around a circle of radius a with charge capital Q at its center is पढ़ना भाई। work done in carrying a charge q once around a circle of radius a with a charge capital Q at its center is ओके ना घुमा फिरा के बात बोलता है। कह रहा है एक चार्ज है स्मॉल q, वर्क डन निकालना है इन कैरिंग ए चार्ज स्मॉल q वंस अराउंड ए सर्कल, मतलब इसको ऐसे लेके जाना, एक सर्कल लेके जाना विद ए कैपिटल Q एट इट्स सेंटर, यहां पे एक कैपिटल Q रखा हुआ है। अब एक चीज देखो भाई, इसको यहां से ऐसे घुमाना है। अब ये किसकी फील्ड में प्रेजेंट है, सॉरी ये किसकी फील्ड में प्रेजेंट है, इसकी फील्ड में प्रेजेंट है। लेकिन यहां से देखोगे R हर जगह क्या है, सेम है। तो हर एक पॉइंट पर क्या हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया। पोटेंशियल एट सर्कल एट एवरी पॉइंट इज सेम। तो अगर पोटेंशियल सेम है भैया जी हर पॉइंट के ऊपर, तो इसको यहां से दोबारा यहीं पे लाने में सेम ही पॉइंट पर आ गए, तो पोटेंशियल भी सेम है, तो क्या आएगा तुम्हारा, वर्क डन 0 आएगा। क्यों आएगा, वर्क डन है क्या, चार्ज इनटू में चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल तो हुआ ही नहीं, पोटेंशियल नहीं हुआ तो चार्ज इनटू में चेंज कितना आया भाई, यहां थे यहीं पे आगे 0 है, वर्क डन कितना होगा, ठीक है क्या, सिंपल था, इसे घुमा रहे हैं। चलिए चलिए पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, पोटेंशियल कांस्टेंट है, V क्या है, कांस्टेंट है। The electric field is uniform. Electric field is 0. There can be no charge in the region. And A, B and C are correct. देखो पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या करना है, रिलेट करना है। तो मेरे को तो एक ही चीज याद आ रही है, क्या कि dV by dr is equal to E। ऐसा ही था क्या, हाँ ऐसा ही था, ये चीज थी। अब अगर V कांस्टेंट है बेटा, तो डिफरेंशिएशन किसका, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आ गई, 0 आ गई। ये बात तो सही कह रखी है, यूनिफॉर्म होगी ना, होगी ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, ठीक है। आगे बात कर देते हैं, एक और इसमें नई सी चीज पूछी, चार्ज। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, चार्ज रिलेट कर सकते हैं, हाँ गॉस-लॉ था, क्या था, E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज्ड चार्ज था। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये 0 हो नहीं सकता, क्या होगा, q इनक्लोज्ड बराबर होगा 0, यही चार्ज 0 होगा। देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन इनक्लोज्ड, सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, यही बात ये कहना चाह रहा है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो मतलब B और C दोनों है, तो दो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन करना पड़ेगा, ये नहीं करना, ठीक है क्या, ओके। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement is true about the relation between electric field and potential? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट, जहां पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा उस डायरेक्शन में तुम्हारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये बात मेरे को ठीक लग रही है,
ठीक ठीक लग रही है, बात करते हैं इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय चार्ज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, magnitude of electric field is given by change in the magnitude of potential per unit displacement। लो भाई, ये फार्मूला तो पता ही नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तुमने अगर ये थ्योरी में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो तुमने ऐसा ऐसा डेरिवेशन निकाला था। दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, और ये क्या है, डिस्टेंस कितनी है, चेंज इन आर है, और ये क्या है, नॉर्मल है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये तो ठीक है। इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फार अपार्ट। नहीं, मैंने अभी मतलब स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में है, डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, अगर दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग होगी, फार अपार्ट नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं इसके ऊपर, ए के ऊपर। ए क्या कह रहा है कि जो पोटेंशियल क्या होगा बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ पोटेंशियल डिक्रीज स्टीपेस्ट। जहां पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा तो उस डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल सही बात है। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल भी है, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे भी पोटेंशियल भी है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे जीरो मान लेता हूँ। तो देखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, इस डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ, तो चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या होगी, जीरो होगी। और यहाँ पे चेंज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये वाला समझे नहीं समझे। तो दोनों ठीक होने की वजह से ये ऑप्शन को क्या करोगे बेटा जी, सिलेक्ट करोगे, हो पाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। A system consists of two charges, this and this, with no external field placed at this and this. The amount of work required to separate the charges infinitely away from each other. देखो भाई, या तो तुमसे पूछ ले, इसने कहा कि दो चार्ज है सिस्टम के अंदर, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। कहां कहां रखे हैं, -5 पे, placed at -5 and +5। यहाँ पे प्लस आएगा भाई, ये गलत लिखा है, ठीक है। तो एक चार्ज रखा है कहां पे, ये 0 है, एक चार्ज तो रखा है -5 0 0 पर, मतलब कौन सा, 4 माइक्रोकूलम। यहां कौन सा रखा है, +5 0 0 पर, कौन सा, -3 माइक्रोकूलम। अब तुमसे पूछे अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू सेपरेट द चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। या तो तुमसे दो तरीके से क्वेश्चन ये पूछ सकता है, या तो कहेगा कि ये दो चार्ज रखे हैं पहले से ही, इनको दूर दूर कर दो, या फिर कहेगा कि वो दूर दूर है, इनफाइनाइटली अवे है, उनको क्या ले आओ, पास पास ले आओ। दोनों केसेस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड जो आएगा वर्क डन का वो सेम आएगा, एक में पॉजिटिव आ जाएगा, एक में नेगेटिव आ जाएगा। तो दोनों केसेस में तुम्हें क्या करना है, सिस्टम की एनर्जी निकालनी होती है। तो सिस्टम की एनर्जी निकालोगे तो कितना आएगा, तुम्हें अगर यहाँ दो पेयर देखना होता है इसमें कि दो पेयर हैं, दो चार्जेस हैं, इनका पेयर देख लो, क्या के Q1 Q2 बाय R क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये वर्क डन इस पेयर के लिए आ जाएगा, कितना आएगा के 9 × 10⁻⁹ Q1 4 × 10⁻⁻⁶ 3 × 10⁻⁻⁶। तो 9 माइनस था तो माइनस लिख दिया मैंने। R कितना है, 5 ही है और 5 ही है, तो टोटल कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर माइनस, तो इसको करना पड़ेगा। ओके, आगे बात करते हैं। कितना बचा, 9 × 4 × 3 × 10 की पावर 9 -6 10⁻⁹ -6 -6
-6, इसको सोल्व करोगे तो क्या है -1 और ऊपर जाके +1, तो +1। तो तुम्हारा क्या बना 4 दूना 36 गुणा में 3 गुणा में 10 की पावर 9 और 1 10, 10 में से हो गया तो -2 और इसको सोल्व करोगे तो 36 इंटू में 3 18 3 9 और 1 10 गुणा में 10 की पावर -9, तो ये आना चाहिए भाई। तो इसको मैं क्या निकाल 1.08 ही आ गया सीधा, तो इसको अप्रोक्स निकाल दूंगा तो 1.1 जूल और माइनस का हमारे साथ आ ही रहा है। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया वर्क डन निकल गया -1.1 जूल। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है, इसमें तुम्हें ध्यान रखना है पेयर बनाना है। इन दोनों के लिए जो एनर्जी निकल के आएगी इस पेयर के लिए चार्ज 1 चार्ज 2 डिवाइड बाय r, बताया था ना वो वर्क डन वाला फार्मूला था। चार्ज 1 चार्ज 2 क्या था k q1 q2 बाय r। यहाँ पे तुम्हें पेयर देखना पड़ेगा, अगर कोई और पेयर भी है, मान लो तुम्हारे पास ऐसे ट्रायंगल बन गई q1 q2 q3, तो यहाँ पे देखोगे q1 q2 एक पेयर ये बन गया, q1 q3 एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो यहाँ पे जो वर्क डन निकल के आएगा W1 + W2 + W, ये कब निकल के आया है, ये तब निकल के आया जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं प्रेजेंट है। लिखा है इसमें, हाँ ये लिख रखा है व्हेन विद नो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, तो ये तब निकलेगा जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होगी, तब सिचुएशन कुछ अलग होगी। वो भी मैं वो चलो आगे क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आगे बढ़िए। क्या कह रहा है, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस आर one placed at a point this and x in the region of a space where there is no external field, the electrostatic potential energy is this, the value of x। फिर वही काम मैंने अभी तुम्हें बताया कि इसने कहा कि दो चार्जेस है भाई, तो दो चार्जेस हैं, एक तो है कितना 5 नैनो, नैनो ठीक है क्या, ठीक लिखा होगा, आगे नहीं लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा, हम लोगों से तो ज्यादा ही समझता है सामने वाला। ठीक है, तो मोस्ट नैनो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 2 सेंटीमीटर 0 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर 0 0, ऐसे लिखा हुआ है, स्पेस के अंदर रखा हुआ है, वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, फील्ड है नहीं एक्स्ट्रा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, तो सिस्टम की एनर्जी इतनी है, x की वैल्यू। सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए मैंने बताया था तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पेयर बना लो भाई, एक पेयर बन गया क्या k q1 q2 बाय r, k q1 q2 बाय r। ठीक है, अब की बार करो, सिस्टम की एनर्जी दे रखी है 0.5 माइनस का k 9 into में 10 raised to power +9 q1 5 नैनो 10 की पावर -9 और q2 माइनस है -2 नैनो 10 की पावर -9। r देखो भाई, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये मान लो एक बार के लिए ये ओरिजिन था, तो यहाँ पे कितना था 2 सेंटीमीटर था, और ये कितना था ये x था, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बची x -2 ही तो बची। ठीक है, नहीं है तो r कितना आएगा x -2, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। आगे क्या बनेगा तुम्हारा 5 9 45 45 इंटू में 10 रेज़ टू पावर, ये पूरा का पूरा कट ही गया, तो ठीक है, तो डिवाइड बाय x -2, नेगेटिव है माइनस लिख लेता हूँ, और क्या बचा है 10 की पावर -9 बचा है, 5 9 45 और एक -2 भी था, ये 2 लिख दिया, तो ये कितना बच गया -90 गुणा में 10 की पावर -9 डिवाइड बाय x -2 बराबर होगा 1/2। लिख लो इसको, माइनस से माइनस कट गया, तो इसको उधर मल्टीप्लाई करो, इसको उधर मल्टीप्लाई करो, तो आगे क्या सॉल्यूशन बनेगा तुम्हारा, तो इसको x -2 बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 90 गुणा में 2 180 गुणा में 10 की पावर -9 माइक्रो, इधर माइक्रो दे रखा था उसने, तो यहाँ पे ये रहा, देखो ये भूल गए हम, यहाँ पर क्या था 10 की पावर
6 था, तो इसको उधर लेके जाओगे तो 10 की पावर प्लस 6 हो जाएगा। अब क्या है, x माइनस 2 इंटू में 180 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस 3। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 180 1 2 1.8। हाँ ठीक तो है। तो 180 क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर बन गया ये x माइनस 2। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो गड़बड़ है, वो सेंटीमीटर में ही तो है, सेंटीमीटर में ही तो है 16। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो माइनस का है तो 18 प्लस में 2 बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर आ गया। अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम चीज़ें ठीक करें तो तुम्हारा ऑप्शन ना मिले। अगर ठीक है नहीं है तो चीजें दी, यहाँ पे इसको मैंने क्या किया 18 बना दिया और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो करने के बाद ये, क्योंकि ये वाला पोर्शन भाई सेंटीमीटर में दे रखा, समझना इस बात को, इधर में जो कुछ सोल्व करता जा रहा था वो ऐसा ही मिनट में सोल्व करता जा रहा था, फिर यहाँ पे जो निकल के आया है मीटर में निकल के आया है, तो मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया, फिर जाके ये चीज निकली। ठीक है क्या, ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको उतार देना। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो भाई, क्या कह रहे हैं। A molecules of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude this. अच्छा, a mole of a substance is polarized by applying a strong electrostatic field of magnitude 10 raised to power 7 volt per meter. फील्ड लगा रखी है इतनी, मतलब जो चीज देता जा रहा है ना उसको सर्कल करते रहते हैं। फील्ड लगा रखी है उसने तो 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर, और एक और दिया था कुछ था, मैग्नेटिक मोमेंट दिया था 10 की पावर -3 कूलम मीटर। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज चेंज्ड बाय एंगल 60, तो चेंज इन एंगल है कितना 60 डिग्री। Heat released by substance in aligning the dipole along a new direction of the field is. भाई ये इसके अंदर कुछ रखा हुआ था हमने, लिक्विड लिक्विड जो भी है सब्सटेंस है, इसमें बहुत सारे डाइपोल थे, बाहर से फील्ड लगा दी। पहले मान लेते हैं इनकी डायरेक्शन ये थी, अब इन्होंने इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, फील्ड लगा के 60 डिग्री से चेंज कर दिया, 60 डिग्री से क्या कर दिया चेंज कर दिया। तो 60 डिग्री से चेंज करने के बाद कह रहा है कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई होगी, हीट। अब हीट रिलीज क्यों होनी चाहिए, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन चेंज हुई है। तो डाइपोल की अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वहां से तुम्हें अगर याद हो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा माइनस पी के। ठीक है, तो ये किसके बराबर आया था, माइनस पी क्या था डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोस थीटा। तो बस तो ये चीजें देख तो रखी है, निकल जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी पी कितना है 10 की पावर -30 और ई कितना है 10 की पावर -7 कोस 60 डिग्री +7 है भाई, ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर कितना 23 माइनस का इनटू में कोस 60 होता है 1/0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -23 माइनस, ये क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी आ गया। डाइपोल को चेंज करने में जितनी एनर्जी लगी है उतनी हीट प्रोड्यूस करेगा वो। आंसर अरे अरे भाइयों, अरे भाया अभी तो कुछ और समस्या भी बाकी है।
तो 23। अच्छा ठीक है, तो ये देखो भाई, ये तो एक डाइपोल को चेंज करने में आया ना, एक डाइपोल को चेंज करने में आया। तो अपने को तो उसने ये बता था मोल, एक मोल को चेंज करना है। तो एक मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर आपके डाइपोल कितने हो गए? 6.022 10⁻23। हाँ, तो एक के लिए इतना है, इसको मैं अप्रोक्स मान लेता हूँ 6 × 10⁻23 इतना मान लेता हूँ। एक के लिए इतना आया, टोटल के लिए कितना आएगा? तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी कि आपका -1/2 इंटू में 10⁻23 इंटू में 6 इंटू में 10⁻23। ये तो क्या हो गया? 1 बन गया, इसको काटोगे तो क्या आ गया? क्या आ गया? -3। टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। क्या है? heat released by a substance in allowing its potential energy to the new direction फिजिकल क्या राइट? कर पाओगे क्या? ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो तुम्हें पता होगा ना, ये मोल कंसेप्ट है भाई, ये मोल कंसेप्ट है। एक मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक के लिए निकाल दिया तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया बस। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, देखो क्या है। An electric dipole of length this having this placed at 60 degree with respect to an uniform electric field experience a torque of magnitude this. Potential energy of the dipole is, भाई पता जो मुझे चल रहा है बहुत सारी चीजें। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है -P। हाँ, तो -P cos थीटा ये होती है। और P दिया है, और P क्या है? डाइपोल मोमेंट है, तो -P क्या है? डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? चार्ज इनटू में डिस्टेंस इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में cos थीटा। तो चार्ज चीज दी है क्या मुझे? चार्ज डिस्टेंस थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रखा है, तो दे रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी है, चलो यू से मान देता हूँ इसको। चलो टॉर्क दिया तो टॉर्क का फार्मूला भी बात कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है, तो टॉर्क का फार्मूला क्या था? वो था ये P डॉट E था, वो P क्रॉस E था। ठीक है, मैग्नीट्यूड को नेगेटिव को एक बार के लिए मैं भूल जाता हूँ, तो क्योंकि मेरे को वो करना है, डिवाइड करूंगा आगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या था? P क्रॉस E मतलब PE sin थीटा, ये होगा। इन दोनों को क्या कर दो भाई? डिवाइड कर दो, E से E कट जाएगा। अरे बन गई बात। U बाई टाउ बराबर क्या होगा? और ये डाइपोल से डाइपोल भी कट जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट है, ये भी डाइपोल है, तो किसके इक्वल होगा? cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। ओके, तो पूछा क्या था उसने? तो पोटेंशियल एनर्जी U पूछ रहा है, तो U किसके बराबर होगा भाई? टाउ इनटू में cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। तो निकाल सकता हूं। टाउ कितना दिया उसने? टॉर्क दिया है 6, और cos थीटा कितना दिया है? थीटा 960, तो 1/10 लिख लेता हूं ना, इसको लिख सकता हूं मैं 1/10 थीटा या फिर 1060 डिग्री। तो 1060 डिग्री 1060 डिग्री क्या होता है भाई? √3 ये निकल के आएगा। तो इसको सोल्व करो, तो 2 इंटू में 3 डिवाइड बाय √3, इसको सोल्व करोगे तो 2 निकल के आ जाएगा। और मैंने नेगेटिव साइन में हटा रहा था, तो अब यहाँ पे आ जाएगा वो नेगेटिव साइन दोबारा। ठीक है, नहीं है कुछ नहीं था, दोनों फार्मूले एक साथ यूज कर लो, तो मुझे ये डाइपोल मोमेंट से डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये कट जाएगा। तो सिंपल सी रिलेशन बन गया मेरा इन तीनों का। ये तुम्हें करना पड़ेगा भाई, इस टाइप से चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। जितने खास बात क्या है? खास बात ये है कि तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए, और कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा, कहाँ पे यूज होगा, ये चीज पता होनी चाहिए।
है नहीं है। इतना करते हैं आज के लिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।